सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपका जो प्रश्नावली 1 है, कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1, पहला चैप्टर है आपके संख्या पद्धति। उसमें हम एक्सरसाइज आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहली प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इसमें पूरी प्रश्नावली के जितने भी सवाल आपके 1.1 के, वो सारे सवाल यानी कि 1.1 का जो सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4, इन चारों ही सवालों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। वीडियो अगर हम शुरू करें तो उससे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 1.1 में जो जो चीज़ें आएगी, आपके बेसिक चीज़ें क्या क्या है, उनका हम पहले इसमें से अध्ययन कर लेते हैं। फिर आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी आपके समझ में आ जाएगा। अगर आप बेसिक चीज़ समझ में नहीं आएगी तो फिर आपका इसमें जो सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं भी, वो आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले आपको क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है देखें, इससे पहले आपको इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो इस वीडियो में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं आपका ये संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपकी जो शुरुआत हो रही है वो संख्या रेखा से हो रही है। संख्या रेखा एक लाइन बनी हुई है ये, और बीच में ये जीरो बना हुआ है। जीरो के इस साइड में आपके जो प्लस के नंबर है, इस साइड में आपके माइनस के नंबर है। तो जीरो से ये जो साइड है वो आपके दाईं ओर की साइड है, और ये वाली जो साइड है आपके बाईं ओर की साइड है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लाइन होती हैं संख्या रेखा, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो बाईं ओर नंबर होता है, और राइट हैंड साइड जो दाईं ओर नंबर होता है वो आपका प्लस का होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके माइनस का होता है। तो ये जो जीरो, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, ये तीनों मिला के जो संख्या बनती है उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको इसमें देखेंगे पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इनके बारे में आपको थोड़ी सी इसमें जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या जो होती है उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, एन से लिखते हैं। हम जो गिनती बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो गिनती आपके नेचुरल नंबर है। फिर आता है इनमें अगर जीरो भी शामिल कर लें, नेचुरल नंबर में जीरो भी शामिल कर लें, तो फिर ये हो जाता है आपका होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या, और जिसको हम किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से लिखते हैं। फिर आता है आपके पूर्णांक। पूर्णांक जो है आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का जो समूह होता है, संग्रह होता है, उसको हम पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, जिसको हम क्या कि इसका जो प्रतीक है वो जेड से दर्शाया इसको जाता है। जेड से इसको हम दर्शाते हैं। जेड का मतलब क्या है, ये जेड एक जर्मन शब्द जो जेहलन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गिनना, और जेहल शब्द का अर्थ होता है, जो जहल शब्द इसका मतलब होता है संख्या। तो यहाँ पर आपकी जो पूर्णांक संख्या तक ये सारी संख्याएं निपट जाती हैं। अब अपने जो प्रश्नावली में मेन चीज़ है वो आपके परिमेय संख्या है। पहली जो प्रश्नावली आपके परिमेय संख्याओं पर आधारित है, रेशनल नंबर। तो ये परिमेय संख्या क्या होती हैं, तो वे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी जो शर्त है वो आपको याद रखनी है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बट्टे में ज़ीरो, अकेला ज़ीरो नहीं आना चाहिए। इस प्रकार की कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जो आपके परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार की संख्या होगी तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, वो अपरिभाषित होता है। तो ये p/q के फॉर्म में जितने भी नंबर हैं उन सभी को हम परिमेय संख्या कहते हैं, या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें आपको जो परिमेय संख्या है इनके बारे में आपको देखना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, उदाहरण एक है ये आपके, कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये कथन आपका सत्य है या फिर असत्य है वो बताना है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है, डब्ल्यू से लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, ये आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। और प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर जो इसको हम 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये वाला आपका प्राकृत संख्या हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है, सभी की सभी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या में भी है। तो आप देख लो, इसमें एक संख्या को छोड़ के, सभी को नहीं गिनेंगे, एक संख्या को छोड़ के बाकी सब मिल जाएंगी। लेकिन ये तो सभी की कह रहे हैं, तो फिर आपके इसमें ज़ीरो तो इसमें प्राकृत संख्या में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये असत्य हो जाएगा। तो ये असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या में नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। पूर्णांक जो होता है उसको हम जेड से लिखते हैं, और ये जीरो के दोनों तरफ चलता है, ठीक है, ये आपके जीरो के दोनों तरफ चलता रहेगा, -1, -2, -3। ये कह रहे हैं कि ये जो प्रत्येक पूर्णांक है वो, ये जो सभी पूर्णांक है वो आपके क्या है, परिमेय संख्या है।
तो क्या इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो देख लेते हैं। माइनस का 3 है तो इसको माइनस का 3 बटा 1 लिख लेंगे, जो कि p बटा q में होगा। ये 0 है तो 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को हम 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये 2 है तो 2 को हम 2 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इनकी जिसके बटे में 1 तो हम लगा ही सकते हैं, 1 का भाग देंगे तो वही नंबर आता है। इसलिए ये वाली जो सभी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती हैं। ये वाला कथन सत्य है, क्योंकि प्रत्येक m पूर्णांक संख्या को हम m बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए एक परिमेय संख्या होगी। ये सवाल आपको उदाहरण इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो आगे सवाल इसको आसानी से समझ लेंगे। ऐसा सेम सवाल आपके आगे भी आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है नहीं होती है हम देख लेते हैं। जैसे अपने परिमेय संख्या देख लेते हैं हम 2/3। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या 2/3 आपको इस पूर्णांक में मिलेगा? इसमें कहीं पे भी 2/3 मिलेगा, इसमें कहीं पे भी आपको 2/3 नहीं मिलेगा। तो ये जो बात है वो आपके असत्य हो जाएगी, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या तो है लेकिन वो पूर्णांक नहीं होगी। तो ये आपके असत्य हो जाएगा। अब हम सीधा आपको प्रश्नावली 1.1 की तरफ ले चलते हैं। पहला ही सवाल आपके ये है प्रश्नावली 1.1 का कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कह रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये जैसे मान लो 0 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर 0 को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तब तो ये परिमेय संख्या होगी, और इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर 0 को हम 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि p का मान 0 हो जाएगा और q का मान 1 हो जाएगा, यानी कि ये p बटा q की फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब ये है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 को हम 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है। फिर आपके जो सवाल नंबर 2 हैं इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो एक तो तरीका है कि औसत वाला तरीका। औसत वाला तरीका क्या है, जैसे औसत वाला तरीका ये है 3 और ये है 4। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, जो संख्या आएगी वो इनके बीच की परिमेय संख्या होगी। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगी, तो इनके बीच में जो संख्या आएगी वो 7/2 आएगी। 7/2 कहीं यहाँ बीच में आएगी 7/2। अब वापस 7/2 और 3 को जोड़ेंगे और फिर इसमें वापस 2 का भाग लगाएंगे। इधर भी 7/2 और 4 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे, तो इनके बीच की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार से आपको 6 संख्या निकालनी। लेकिन एक दूसरा तरीका है जिसमें हम बार बार जोड़ना नहीं पड़ेगा, आप सीधे तरीके से इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकेंगे। तो आइए वो वाला तरीका हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखो 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना है n बराबर कितना है, n बराबर आपको 6 है। इनकी 6 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है। ये सबसे आसान तरीका है और इसको आप अच्छी प्रकार से सोल्व कर पाएंगे। तो ये n बराबर 6 है तो आपको क्या करना है, n + 1 करना है। n + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। अब 7 को आपको क्या करना है, ये 3 और 4 के रूप में लिखना है। ऐसी संख्या में 7 का भाग देना है जिससे 3 आ जाए, और ऐसी संख्या में हमें भाग देना है 7 का जिससे कि 4 आ जाए। हम क्या करेंगे, ये 7 को गुणा करेंगे 3 से, 7 या कितना हो जाएगा 21, तो 21 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 7 को गुणा कर लेंगे 4 से, 7 चौक ये कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 चौक 28 और 28 में भाग दे देंगे, किसका भाग देंगे, ये आ जाएगा आपके 7 का। तो देखो ये 21/7 है, वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और ये 28/7 है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 4 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 7 तिया 21 और 7 चौक 28। अब आपको क्या करना है कि ये जो 21/7 और 28/7 हैं, देखो इनके नीचे की संख्या सेम ही है 7, तो आपको नीचे वाली संख्या तो सेम ही रखनी है। ऊपर वाली संख्या 21 से लगा के 28 के बीच की गिनती आपको लिख लेनी है। तो 21 के बाद में क्या आएगा
22 आएगा तो एक तो आ जाएगा आपके 22/7, 22 के बाद में एक आएगा आपके 23/7, 23 के बाद में एक आएगा आपके 24/7, 24 के बाद में आएगा आपके 25/7, 25 के बाद में आएगा आपके 26/7 और 26 के बाद में एक और आ जाएगा 27/7। और ये जो 4 है वो तो आपके 28/7 ही हैं जो कि 4 के बराबर हैं। तो आपने इसमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली, जिसमें आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिमेय संख्या आपको इसमें निकाल दी। आसान सा तरीका है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 को इससे गुणा कर देंगे, 7 या 21/7 लिख लेंगे, 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28/7 लिख लेंगे। नीचे की संख्या सेम है, ऊपर वाली संख्या को गिनती के रूप में लिखनी है। और ये आपकी जितनी भी संख्या पूछे, आपके 6 की जगह मान लो आपको 4 ही पूछते हैं तो आप 4 + 1 5 करके यहाँ पे नीचे 5 ले आते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण भी है, उसको भी हम आगे सोल्व कर लेते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे इस आपके उदाहरण नंबर जो 2 है आपका, ये उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच में 5 प्राकृत संख्याएं ज्ञात परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, ये n बराबर कितना है, n बराबर आपके है 5। तो ये n बराबर 5 है तो आपको क्या करना है, n + 1 करना पड़ेगा। n + 1 का मतलब आपके 5 + 1 करना पड़ेगा, जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 का भाग देना ऐसी संख्या में जिससे कि 1 आ जाए और 2 आ जाए। तो 6 को 1 से गुणा करो, 6 × 6 और 6 दूनी 12। इनकी संख्या क्या लिखेंगे, एक तो 6 लिखेंगे, एक आपको इसमें 12 लिखना है। 6 में 6 का भाग देंगे जो कि 1 बार चला जाएगा, और 12 में 6 का भाग देंगे जो कि 2 बार चला जाएगा। अब आपको इनके बीच की संख्या लिख लेनी है। अब नीचे तो 6 सेम ही है, नीचे तो 6 आ जाएंगे, इसमें जितनी संख्या लिखनी है उसमें हम इसे लिख लेंगे। ठीक है, जैसे 5 है तो आपके 5 ये इसमें खींच लेंगे, 4 और 1 5। अब नीचे तो सबके बीच में 6 आएगा, ये हमेशा नीचे ये 6 आएंगे। ऊपर जो संख्या है वो 6 से लगा के 12 के बीच की संख्या लिख लो। तो 7, 8, 9, 10 और 11, ये जो हमने लिखी 5 संख्या, ये संख्या आपकी हमेशा 1 और 2 के बीच की संख्या होगी। आपको विश्वास ना हो तो इसमें भाग दे के देख लेना। 6 में 7 का भाग देंगे, वो 1 से बड़ा आएगा और 2 से छोटा आएगा। 11 में 6 का भाग दे के देख लेना, 6 से 1 से बड़ा आएगा और 2 से छोटा आएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसमें संख्या निकाल के बता सकते हैं। तो ये जो संख्या, ये भी परिमेय संख्या है और ये वाली भी परिमेय संख्या है, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि किन्हीं दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये वाली लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। जो आप उत्तर निकाल रहे हो वही सही नहीं, उसके अलावा भी कई सारे उत्तर है जो इसमें आप निकाल सकते हैं। जैसे ये वाला निकाल रखा है 6/6, 12/6 और इसके बीच की संख्या 7, 8, 9, 10, 11 और बेटे में आपके 6। तो ये भी इसके बीच की संख्या है और ये वाली संख्या भी इनके बीच की ही संख्या है। कुल मिला के सभी आपके ये परिमेय संख्या हैं जो कि 1 और 2 के बीच की हैं। तो 1 और 2 के बीच में अपरिमित रूप से, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक या फिर अपरिमित रूप से, अनंत रूप से आपके अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं अपरिमित रूप से। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आपके अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इसमें भी आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, लेकिन उसमें संख्या देखो डायरेक्ट संख्या तो उसमें 3 और 4 था, इसमें 3/5 है और 4/5 है। आपको क्या करना है, इसको सीधा ही आप बट्टे के रूप में लिखा हुआ है तो किसी भी सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करके इसको बराबर बना देंगे। तो हम सेम संख्या से गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर है आपके 5 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो हम इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा करके इनको बराबर कर देंगे। जैसे 3/5 और दूसरा क्या है 4/5 के अंश व हर में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, 10 का गुणा करने पर ये गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके 10 का गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपके 30/50 और इधर कितना हो जाएगा आपके 40/50 हो जाएगा। नीचे संख्या सेम ही आपके 50 और 50, तो ऊपर वाली संख्या इनके बीच की संख्या कोई से भी आपको 5 संख्या लिख लेनी है। इनके बीच में बहुत सारी संख्या हैं 30 और 40 के बीच में, तो आप कोई से भी ये जो 5 संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 31/50 और 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50
50। आगे वाली संख्या भी लिख सकते हैं, कोई सी भी संख्या आप 36, 37, 38, 39 इनके बीच की कोई सी भी संख्या लिख के इनको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर आपके कितना हो जाएगा, ये वाला जो संख्या वो आपके इसका आंसर होगा। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर आपका 4 है। ये सवाल नंबर 4 ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, इसमें अपने उत्तर कारण सहित आपको लिखना है। तो देखो ये जानने के लिए आपको इनकी परिभाषाएं वगैरह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे पहला सवाल आपके प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो वही पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या आपको पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्या n से लिखते हैं हम, ये 1, 2, 3 इस प्रकार की संख्या होती है। और पूर्ण संख्या जो होती है उसको हम W से लिखते हैं और वो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3। तो अब इसमें आपको बताना है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये जो सभी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याओं में है या नहीं है। तो 1, 2, 3 सभी के सभी इसमें है, इसका मतलब ये वाली बात आपके सत्य है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। कारण क्या लिखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण रूप से आपकी पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। तो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में होती हैं, इसलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। इसका उल्टा पूछ लें, जैसा कि पिछले उदाहरण में आया था, उदाहरण नंबर 1 में, कि क्या सभी या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो इसमें 0 को छोड़ दें तो सभी प्राकृत संख्या हैं, लेकिन 0 भी शामिल है, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। तो इसमें हम लिखेंगे ये सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक को किससे लिखते हैं हम, जेड से लिखते हैं, वो माइनस में चलता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये वाला प्लस की तरफ, ये वाला माइनस की तरफ, 0। 0 न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये जो पूर्णांक है वो सभी पूर्ण संख्याओं में होंगे। तो देखो या 0 तक तो ठीक है, ये तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन माइनस वाली संख्या आपको पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगी। इसलिए हम लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक वो पूर्ण संख्या में नहीं होते हैं। जैसे -3 है वो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे उदाहरण देके आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या को हम यहाँ पे प्रत्येक परिमेय संख्या आपके पूर्ण संख्या होती है? तो देख लेते हैं एक उदाहरण के लिए। जैसे संख्या है हमारे पास में -3/2, तो क्या -3/2 आपको पूर्ण संख्या में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है और पूरे नंबर है। ऐसे 3/2 माइनस के प्लस के आधे अधूरे नंबर आपको इसमें पूर्ण संख्या में नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी होती है, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में नहीं होती है। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें वर्णन करके लिख लेना है। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 1.1, उदाहरण आपको बता दिए, इसमें के अलावा आपके सवाल भी बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी बाकी प्रश्नावलियों को भी इसी प्रकार से सॉल्व करवाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप जो परीक्षा के लिए जो ओल्ड पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर वगैरह आपको, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा पेपर वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इसको आप सेव कर लें। और आपको मैथ्स में किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे, PDF वगैरह सारी चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको भी आप ज्वाइन कर लेना। और आप ये वीडियो किस ज़िले से देख रहे हैं, आपका ज़िला कौन सा है, ज़िले का नाम आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।